Hello everyone, welcome back to the Kind classes. Now we will discuss about a second part of the dielectric. कल हमने डाइलेक्ट्रिक के बारे में ये पढ़ाया था कि किस तरीके से डाइलेक्ट्रिक के टाइप्स होते हैं, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर क्या अफेक्ट पड़ता है, तो उनको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो आज इसको डाइलेक्ट्रिक को मैं ख़त्म करवाने जा रहा हूँ इस लेक्चर में। इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे, काफ़ी कुछ इसमें बचा हुआ है, तो देखते हैं। मैंने आपको ये बताया था बच्चों कि जब एक पॉजिटिव चार्ज्ड, यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट मैं ले लेता हूँ और उसके बीच में जब मैं डाइलेक्ट्रिक डालता हूँ, ये तो पॉजिटिव की तरफ कैसा चार्ज चला जाता है, पॉजिटिव, नेगेटिव की तरफ कैसा चार्ज चला जाता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव की तरफ कैसा चार्ज अट्रैक्ट हो जाता है, नेगेटिव। या तो आप इस तरीके से समझिए या इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर फोर्स लगाती है। तो देखिए इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ओरिजिनल कितनी थी, E नॉट। और जैसे ही मैंने ये डाइलेक्ट्रिक डाला, ये डाइलेक्ट्रिक्स डाले, तो इनकी वजह से मैंने बोला था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से पैदा हुई है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। हालांकि बीच वाले चार्ज खत्म हो जाते हैं, इंड्यूस्ड नहीं होते। चार्ज कहाँ कहाँ पे डेवलप होता है, सिर्फ पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम क्या होता है, ई इंड्यूस्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। यही बताया था मैंने आपको। फिर हमने किया था कि जैसे ही मैं एक डाइलेक्ट्रिक डालता हूँ तो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने ये किए थे कि ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जितनी है और डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई है, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ऑब्वियसली यार कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिक्रीज ही होनी है। तो डाइलेक्ट्रिक के डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिक्रीज्ड। क्लियर है? अब थोड़ा सा आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट करवा रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा हम यहाँ पे चार्ज प्रोवाइड करवाएंगे, ध्यान से सुनना, जितने ज़्यादा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड होगी। और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इसको इंक्रीज करता जाऊं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज करूंगा तो फोर्स क्या होगी, इंक्रीज होगा। फोर्स अगर इंक्रीज होगा तो उसमें जब मैं डाइलेक्ट्रिक्स को रखूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को वो अपनी डायरेक्शन में अलाइन करवाएगी। समझ रहे हो ना? पॉजिटिव उधर चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव अपोजिट में, तो डायपोल बन जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स जब ओरिएंट करेंगे उसकी डायरेक्शन में, अलाइन करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा डायपोल प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डायपोल डेवलप होगा यहाँ पे दोनों प्लेट्स के बीच में। तो हमेशा याद रखना कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज किया जाएगा वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उसकी डायरेक्शन में आके डायपोल डेवलप करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डायपोल मोमेंट बनेगा वहाँ पे। तो इस बात से आप आई थिंक पूरी तरह से सहमत होंगे जो मैंने अभी अभी बोला है कि डायपोल जो होता है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उतनी ज़्यादा फोर्स, उतना ही ज़्यादा वो एक दूसरे की तरफ अलाइन होके पॉजिटिव और नेगेटिव दूर दूर जाके डायपोल मोमेंट बनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल इसकी तरफ मुड़ेंगे उतने ज़्यादा डायपोल मोमेंट बनता चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़्यादा हुई तो डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा। रिमूव द प्रोपोर्शनल साइन एंड अप्लाई ए कांस्टेंट एंड दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। सो सिंपल। ठीक है, पहली बार सुन रहे हो, अब देखिए जरा। इफ E इज इक्वल टू 1, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को 1 वोल्ट पर मीटर कर देता हूं
सॉरी न्यूटन पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, फोर्स लगाती है चार्ज के ऊपर, तो यहाँ से इसकी यूनिट क्या बन के आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम। अब देखिए जरा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने यूनिट मान लिया है तो P किसके बराबर आ जाएगा, ससेप्टिबिलिटी के बराबर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी को डिफाइन करो, तो इलेक्ट्रिकल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी इज मेजर by dipole moment developed in it when a unit electric field is applied across it. देखिए इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी कैसे मेजर की जाएगी कि कितना डाइपोल मोमेंट डेवलप हो रहा है वन न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे। अगर मैं 1 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस, तो कितना डाइपोल मोमेंट बनता है। बोला ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही फोर्स लगेगा, फोर्स क्या करेगा, उनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके आएगा, डाइपोल मोमेंट बनेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं 1 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं तो कितना डाइपोल मोमेंट उसके अंदर डेवलप होगा, दैट इज द इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। क्लियर है? नाउ आई थिंक ये पोर्शन बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें से कि डाइपोल मोमेंट किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन में आता है। नेक्स्ट आता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो उसको समझिए। इसमें जो अगली टर्म आती है आपकी, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या हम कह सकते हो कि रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी। किस तरीके से देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा कुछ नहीं होता, ये रेशियो होती है कि रेशियो ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुई है, रिड्यूस का मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आई है। तो किस तरीके से इसका फॉर्मूला बनेगा, देखिए जरा कि ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिड्यूस तो बच्चों ये हुई थी हमारी ये, और इसी को बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल के। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ये जो नेट आई थी हमारी ई के बराबर आई थी, ई नेट। ठीक है, ओके, तो के का रिजल्ट क्या आया, ई नॉट अपॉन ई। और कह सकते हो यहां से अगर मैं रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो कितना आ जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे बड़ा काम आएगा ये। यहाँ से देखिए साफ तौर पे नजर आ रहा है कि हमारी जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ना, डाइलेक्ट्रिक के रखने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई है वो कितनी होगी, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय के, यानी के टाइम्स कम होगी। किसी भी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है। ठीक है, तो नई वाली जो, यानी कह सकते हो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी डाइलेक्ट्रिक के रखने के बाद, दो प्लेट के बीच में जब हमने डाइलेक्ट्रिक रखा
तो जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आएगी वो कितनी आएगी, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के k टाइम्स कम, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से भी प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन थी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, रेशियो ऑफ द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, k से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट्स ऑल, सिंपल, क्लियर। ये आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन थी। अब आपको करवाया जाता है इसमें, कहाँ जाएगा भैया, इस लेक्चर में आपका जो नेक्स्ट टर्म आती है, हालांकि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो इसका लॉन्ग आंसर में एक पूरा डेरिवेशन आने वाला है आपका, आई थिंक वो मैं बहुत जल्द ले आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में ही आ जाएगा वो हमारा, क्योंकि बहुत जल्दी ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है आपका, कि किस तरीके से कैपेसिटेंस के ऊपर असर पड़ेगा जब उस कोई भी डाइलेक्ट्रिक हम पैरेलल प्लेट के बीच में रखते हैं, ठीक है। अगर वो वहाँ पे तो मैं डीपली समझाऊंगा ही आपको, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए अगर देखना चाहते हो तो, कि जैसे ये दो प्लेट होती है बच्चों, ठीक है, तो कैपेसिटेंस कितना होता है इसका आपको मालूम है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। मान लीजिए इन दोनों के बीच में पोटेंशियल क्या है, C इज इक्वल टू क्यू। अब जरा ये बताइए कि चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज सिग्मा ए, और V का फॉर्मूला क्या होता है, AB। ये मैं करवा चुका हूँ पहले, ठीक है, कि पोटेंशियल जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होगी तो पोटेंशियल को तोड़ा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में A इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। ये रिजल्ट मैं करवा चुका हूँ, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये चार्ज डेंसिटी, जब हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे तो उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी Q इज इक्वल टू सिग्मा A आया था हमारा। ये है आपका जैसे फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमने क्या किया कि इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक मैंने डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होगा कि जो कैपेसिटेंस है वो मैंने क्या मान लिया, C डैश मान लिया, तो इनके ऊपर क्या अफेक्ट पड़ेगा, देखिए बच्चों अभी अभी हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा है जिसमें ये वैल्यू आई थी, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मैंने रिजल्ट निकाला था, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लेकिन अप्लाई तभी करेंगे ये रिजल्ट जब डाइलेक्ट्रिक हमने रखा होगा। जब भी हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो सिग्मा ए अपॉन ई की टर्म किस में आ जाएगी, ई नॉट अपॉन के, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कम हो जाएगी, के टाइम्स, के ऊपर चला जाएगा इनटू डी। तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, सिग्मा ए इंटू के अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, कितनी कर चुके हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कितनी होती है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से आता है कि पैरेलल प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में रिकॉल करके देखना बच्चों, मैंने ये रिजल्ट निकाला था कि दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है। आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह रखिए सिग्मा अपॉन एफ साइलन नॉट ऊपर चला जाएगा और इनटू डी चल रहा है, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल। अब ये देखिए एफ साइलन नॉट ए बाई डी, ये टर्म देखिए एफ साइलन नॉट ए बाई डी, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस इनटू के। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट, बहुत हर जगह काम आने वाला है ये रिजल्ट न्यूमेरिकल्स में, और डेरिवेशन आगे जो जितने भी हम करेंगे उसमें बहुत ही यूज होगा ये, कि अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक डाला तो कैपेसिटेंस के ऊपर क्या असर पड़ा, कैपेसिटेंस नया वाला कितना हो जाएगा, पुराना वाला कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, यानी डाइलेक्ट्रिक डालने से उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, कितना, के टाइम्स। तो अभी अभी जो आज के वीडियोस में हमने देखा कि बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना वो तो के टाइम्स कम हो जाती है, लेकिन जो कैपेसिटेंस होता है ना वो के टाइम्स बढ़ जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक्स के ये बड़े इंपॉर्टेंट अफेक्ट्स हैं
जो कि वो कैपेसिटेंस के ऊपर डालता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डालता है। अगर ये बहुत ही शॉर्ट में है, इसका पूरा डेरिवेशन आने वाला है आपका आगे, तो मैं उसमें ये पूरा डिटेल में करवाऊंगा, उसमें भी ये रिजल्ट आता है। तो लॉन्ग आंसर में आता है, लॉन्ग आंसर के व्यू से देखेंगे तो ये बहुत ही छोटा है, मैं आपको डिटेल में और करवाऊंगा। तो यहाँ पे तो जस्ट मैंने यही बताया है कि डाइलेक्ट्रिक के डालने से कैपेसिटेंस पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अगर क्लियर नहीं भी हो रहा है तो उस वीडियो में हम डिटेल में इसकी स्टडी कर लेंगे। वैसे इसमें क्लियर होने वाला कोई ऐसी इश्यू नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ हम कर चुके हैं। पैरेलल प्लेट रखी तो आपको पता है कैपेसिटेंस ये होता है Q चार्ज डेंसिटी और V ये हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक के डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, E0 अपॉन के वो वैल्यू मैंने रखी के ऊपर चला जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा। सब कुछ कैंसिल हुआ तो बचा क्या रिजल्ट, दैट इज कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड बाय द k टाइम्स when a dielectric slabs या dielectric material is placed between the two parallel plate capacitor, got it। चलिए अब अगला जो इसमें स्टेप आता है उस तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है इसमें आपकी कि मैं एक टेबल आपको बना के दे रहा हूँ, आपको नोट्स में भी मिल जाएंगी ये, तो राइट डाउन करने की जरूरत है नहीं। और किस तरीके से है ये कि यहाँ पे हमने कुछ एक मटेरियल्स क्लासिफाइड किए हैं और यहाँ इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने लिया है और यहाँ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है, किलो वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ एक ले रहा हूँ, जैसे वैक्यूम हो गया, पहले नंबर पे हमने वैक्यूम ले रखा है बुक के अंदर, दूसरा ग्लास है, माइका है, रबड़ है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये टेबल आपको मिल जाएंगे, इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, जस्ट मैं आपको यहाँ से दो डेफिनेशन समझाने की कोशिश करूँगा, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कुछ एक वैल्यूज़ यहाँ पे है। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी दे रखी है। और भी कुछ एक मटेरियल्स होंगे यहाँ पे। तो इस टेबल से आपको मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। बहुत बार ये वेरी शॉर्ट में क्वेश्चंस भी पूछा गया है सीबीएसई में कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से आप समझोगे कि डिफाइन इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अलग अलग चीज़ें हैं बिल्कुल। तो देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये करवाया था कि हर एक कंडक्टर की एक लिमिट होती है चार्ज देने की। एक चार्ज देंगे पोटेंशियल बढ़ेगा तो एक लिमिट ऐसी आएगी कि उससे ज़्यादा मैं चार्ज देता हूँ तो वो आसपास के मीडियम का क्या कर देगा, इंसुलेशन कर देगा, आसपास के मीडियम को क्या कर देगा, वहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर देगा, आयनाइज कर देगा। सुना था आपने? नहीं सुना? फर्स्ट वीडियो कैपेसिटेंस की फर्स्ट वीडियो जहाँ से ये चैप्टर शुरू होता है, दैट इज 4.1 लेक्चर, वहाँ देखिए आपको क्लियर हो जाएगा इंसुलेशन किस तरीके से होता है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में मैं बताता हूँ आपको कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैक्सिमम लिमिट होती है कि उससे ज़्यादा अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाता है कि आसपास के मीडियम का आयनाइजेशन हो जाता है, ठीक है, आयनाइजेशन ब्रेकडाउन हो जाता है। अब ज़रा देखो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैंने 12 लिया या 12 ये लिया, रबड़ का कोई सा ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 12 है, अगर मैं ये देखो ये यूनिट भी दे रखी है, अगर मैं
12 किलो वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करता हूँ 1 mm डिस्टेंस पर, 1 mm डिस्टेंस पर अगर मैं 12 किलो वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करता हूँ, तो अगर मैं इससे ऊपर की तरफ जाऊंगा ना, अगर मैंने 12.1 भी ले लिया, 12.1 या 12.01 भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर दी ना, अगर एक स्टेप भी आगे बढ़ा दिया ना, तो क्या होगा, रबड़ क्या करेगा, रबड़ आसपास के मटेरियल का, मीडियम का क्या कर देगा, यानी ये कह सकते हो कि रबड़ का क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन हो जाएगा और रबड़ एक कंडक्टर की तरह से बिहेव करने लगेगा। माइका का भी ऐसा ही है, माइका को भी अगर मैं 12 से ज़्यादा दूंगा, ग्लास में अगर मैं 14 किलो वोल्ट पर mm पोटेंशियल अप्लाई कर देता हूँ, तो ये इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट है, एक लिमिट है। इससे ज़्यादा अगर मैं वैल्यू अप्लाई करता हूँ तो वो मटेरियल क्या बन जाएगा, कंडक्टर फॉर्म में काम करेगा, कंडक्टर की तरह से वो काम करने लगेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। स्ट्रेंथ वाटर की तो कुछ होती नहीं है, वाटर तो एक कंडक्टर की तरह से ऑलरेडी बिहेव करता है, समझ में आया। इसी तरीके से तो ये तो होती है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम लिमिट होती है जहां तक मटेरियल सेफ रहता है, अबो इट बिकम द कंडक्टर, या कह सकते हो कि ब्रेक डाउन द इंसुलेशन, इंसुलेशन को ब्रेक डाउन करके आयनाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है और कंडक्टर की तरह से बिहेव करने लग जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अभी अभी पढ़ाया था, कुछ भी नहीं होता, जस्ट ए रेशियो ऑफ द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जैसे हमने रिजल्ट किए थे ना, 2 रिजल्ट आए थे हमारे, एक तो आया था हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के k टाइम्स कम, और जो कैपेसिटेंस होता है वो भी क्या होता है, k टाइम्स ज़्यादा। तो यहाँ से अगर मैं k की वैल्यू निकालना चाहूँ तो C'/C, ये भी एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, याद रखना। तो आई होप डाइलेक्ट्रिक का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप बार बार देखिए, बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ 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 कंसल्ट विद मी। ठीक है, आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। अब आपका सिर्फ एक लेक्चर वीडियो और बनेगी और ये चैप्टर हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, सो स्टे एट होम एंड सेफ। थैंक यू सो मच।